मध्य प्रदेश के विदिशा के बाद ग्वालियर में भी दिवाली के दिन कार्बाइड वाली गन का इस्तेमाल करने वाले कई लोगों की आंखों की रोशनी जाने का खतरा मंडराने लग गया। ग्वालियर में जुगाड़ से बनाई गई प्लास्टिक की कार्बाइड गन के फटने से करीब 20 लोग घायल हो गए और कार्बाइड गन से निकला बारूद आंखों में जाने से उन्हें ठीक से दिखाई देना बंद हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट था जो कि बोतल में डाल के चलाया था, उसका बारूद आंख में चला गया था। ग्वालियर के जिला अस्पताल समेत कई अस्पतालों में ऐसे 20 लोग पहुंचे जो कैल्शियम कार्बाइड गन चलाने से घायल हुए। उन लोगों ने बताया कि दिवाली के दिन आतिशबाजी के लिए उन्होंने पानी और कैल्शियम कार्बाइड मिलाकर चलने वाली प्लास्टिक गन का इस्तेमाल किया था। ये तो घातक है, बिल्कुल श्योर। ये कॉर्निया को जला देते हैं। ग्वालियर से पहले मध्य प्रदेश के ही विदिशा में भी कार्बाइड गन की वजह से 30 लोग घायल हो गए थे और इसी वजह से विदिशा में पुलिस ने कार्बाइड गन बेचने वालों की धरपकड़ शुरू कर दी। प्लास्टिक के पाइप से कार्बाइड गन बनाकर बेचने वाले 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्लास्टिक के पाइप से बनाई गई इस गन में कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल होता है, जिसके संपर्क में आने से आंखों और त्वचा पर बुरा असर पड़ता है और इस कार्बाइड गन की वजह से पिछले 3 दिन में विदिशा जिले में करीब 50 बच्चे अस्पताल पहुंच गए। इसी वजह से पुलिस ने विदिशा के सिविल लाइंस थाना इलाके में कार्बाइड गन बेचने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया। इस दौरान पुलिस ने कार्बाइड गन बेचने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 5 लोगों को हमने गिरफ्तार करके थाने ले आए, उनसे जो कार्बाइड गन है उसको जब्त किया। तलाशी के दौरान पुलिस ने करीब 200 प्लास्टिक गन और करीब 3 किलो कार्बाइड बरामद किया। जांच में पता चला कि सभी आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और तो और दावा किया गया कि भोपाल में भी प्रतिबंधित होने के बावजूद कार्बाइड गन धड़ल्ले से बाजारों में बेची गई। सोशल मीडिया पर कार्बाइड गन के वीडियो देखकर लोगों ने जमकर इसकी खरीदारी की। दिवाली पर इसका खूब इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन कई जगहों पर कार्बाइड गन के फटने की घटनाओं ने दहलाकर रख दिया, क्योंकि कार्बाइड गन के फटने से किसी का शरीर झुलस गया तो कई लोगों की आंखों की रोशनी जाने का खतरा मंडराने लगा। प्रतिबंधित होने के बावजूद धड़ल्ले से बाजारों में बिका और रील्स इसकी काफी ज्यादा वायरल हुई। प्लास्टिक के पाइपों से बनी इस गन में कार्बाइड के साथ पानी डालकर इस्तेमाल किया गया, लेकिन न तो कार्बाइड की कोई निर्धारित मात्रा तय की गई थी और न ही कितना पानी उसमें डालना है यही किसी को पता था। जिसको जैसे समझ आया उसने उसी तरह इस्तेमाल किया। पीवीसी पाइप की भी कोई क्वालिटी निर्धारित नहीं है, जिसके चलते ब्लास्ट हुआ और लोगों के शरीर झुलस गए। खासतौर पर आंखों की समस्याओं से लोगों को पीड़ित होना पड़ा। यानी सेहत की परवाह किए बिना लोगों ने नकल करने में इस खतरनाक गन का इस्तेमाल किया और अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। उधर उत्तराखंड के रामनगर में गोमांस की तस्करी के शक में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने हंगामा कर दिया। वहां हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने अलग अलग इलाकों में 2 गाड़ियों में गोमांस मिलने का दावा किया। उन लोगों ने पुलिस पर भी तस्करी में शामिल होने का आरोप लगा दिया और इसके बाद हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने थाने में बवाल कर दिया। हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने नैनीताल जिले के रामनगर और बैलपड़ाव इलाके से मांस से भरी 2 पिकअप वैन पकड़ने का दावा किया। उन लोगों ने पुलिस पर तस्करी में शामिल होने के आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। मांस पकड़ लगा, अभी वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाए कि ये बफलो का है कि गाय का है, किसका है। हम लोगों की मांग है कि इसकी जांच करी जाए। वहां मौजूद लोगों का गुस्सा पुलिस पर फूट पड़ा। इस दौरान पुलिस की टीम उन्हें शांत करने की कोशिश करती दिखी। पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिए जाने पर हंगामा शांत हुआ। उधर हैदराबाद में कुछ गो तस्करों पर एक गोरक्षक को गोली मारने के आरोप लगने के बाद हंगामा मच गया। बीजेपी के साथ हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने डीजीपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के लोगों पर गोरक्षक को गोली मारने का आरोप लगाते हुए बवाल कर दिया और डीजीपी ऑफिस के बाहर मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं के मुताबिक प्रशांत उर्फ सोनू नाम के गोरक्षक को एआईएमआईएम से जुड़े लोगों ने गोली मारी। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और उन्हें सख्त सजा दिए जाने की मांग करते हुए डीजीपी ऑफिस का घेराव किया। हालांकि थोड़ी ही देर में पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर गाड़ी में बैठाना शुरू कर दिया। इस दौरान हंगामा कर रहा एक प्रदर्शनकारी पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। पुलिस वालों ने उसे नीचे उतारा और हिरासत में ले लिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पुलिस असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के दबाव में काम कर रही है, क्योंकि बीजेपी के मुताबिक जिन लोगों ने गोरक्षक प्रशांत पर गोली चलाई उनमें एआईएमआईएम से जुड़े लोग शामिल थे। बीजेपी ने दावा किया कि नाम और चेहरा सामने होने के बावजूद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया।
गोली लगने के बाद घायल प्रशांत को हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। लेकिन बीजेपी समेत हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कई लोग रात के वक्त ही अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए। वहां पर भी उन्होंने एआईएमआईएम के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करने की चुनौती दी। ये लोग ऐसे गन्स लेकर रोड पे खुले आम फिर रहे हैं। कौन दिया इनको लाइसेंस? ये एमआईएम का बंदा है। गोरक्षक दल से जुड़े लोगों ने ऐलान किया कि अगर पुलिस ने गोरक्षकों पर हमला करने वालों पर सख्त एक्शन नहीं लिया तो वो सड़कों पर उतर आएंगे। रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग वार्निंग दे रहे हैं, अगर कुछ ना कुछ नहीं किया तो पक्का हिंदुओं पूरा बाहर आके कुछ ना कुछ कर जाए बोल के वार्निंग दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक एक साजिश के तहत प्रशांत को गो तस्करी की झूठी खबर देकर पोचराम के आईटी कॉरिडोर के पास बुलाया गया था। इसके बाद उन पर गोली चला दी गई। उधर बिहार में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव होंगे। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। पटना में महागठबंधन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी समेत 7 दलों के 14 नेता शामिल हुए। करीब 50 मिनट तक चली इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी नेताओं ने महागठबंधन में किसी भी तरह की फूट की बात से इनकार कर दिया। पटना में हुई महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने सरकार बनने पर वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा की। उन्होंने दावा किया कि मुकेश सहनी के अलावा और भी लोग डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे जो पिछड़े समुदाय से होंगे। बिहार के भोजपुर में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी विजय गुप्ता के काफिले पर हमला हो गया। वहां एक व्यक्ति ने उनके काफिले में शामिल एक गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और गाली गलौज की। बाद में जनसुराज पार्टी ने इस घटना को अपने विरोधी दलों की साजिश बताया। उधर मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट इलाके में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से कई लोग वहां फंस गए। आग जेएमएस बिजनेस सेंटर नाम की इमारत की ऊपरी मंजिलों पर लगी। आग की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई और बिना वक्त गंवाए आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी गईं। दमकल विभाग ने एक क्रेन के जरिए आग में फंसे लोगों को बचाना शुरू किया। दमकल विभाग के मुताबिक सुबह के करीब 10:30 बजे के आसपास इमारत के एक फ्लोर पर आग लगी, लेकिन देखते ही देखते उसने अपनी चपेट में कई और मंजिलों को ले लिया। आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग इमारत में फंस गए। कुछ लोगों ऊपर से हाथ दिखा रहे थे कि बचाओ, और जाने तो किसी को दिया नहीं जा रहा था क्योंकि काफी गिर रहे थे सब जल के ऊपर से जो सब सामान है। इमारत से निकलता काला धुआं काफी दूर तक दिखाई दिया। जेएमएस बिजनेस सेंटर में लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 6 गाड़ियों को बुला लिया गया। करीब 3 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। और मुंबई नहीं बल्कि दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी एक 5 मंजिला इमारत में आग लगने से कई परिवारों के लोग उसमें फंस गए। बाद में उन सभी को कड़ी मेहनत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक भीषण आग में जलकर कई फ्लैट राख हो गए और आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई। इमारत में मौजूद कई लोग जान बचाने के लिए बाहर निकले तो पता चला कि उनके परिवार के कई सदस्य तो अंदर ही फंस गए। अपने परिवार के लोगों को न देखकर उनके तो होश ही उड़ गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। बताया गया कि उस 5 मंजिला इमारत के परिसर में पटाखे फोड़ते वक्त अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। वहां के कई फ्लैट भीषण आग की लपटों में घिर गए। उस वक्त करीब 19 परिवारों के लोग बाहर नहीं निकल पाए। उन्हें बचाने के लिए आसपास के लोगों ने मदद की, लेकिन भीषण आग की लपटों के बीच उन्हें निकालना आसान नहीं था। हालांकि आसपास के लोगों की मदद से उन सभी की जान बचा ली गई। तब तक दमकल की टीम भी वहां पहुंच गई और उसने आते ही आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया। भीषण लपटों पर तुरंत पानी की बौछार की गई। इस बीच दमकल के कई कर्मचारी इमारत के उन हिस्सों में पहुंच गए जिन्हें बुझा लिया गया था। वहां जाकर उन्होंने हालात का जायजा लिया। गनीमत ये रही कि आग लगने के वक्त इमारत में फंसे 19 परिवारों के लोग वक्त रहते बाहर निकल आए। घटना के समय अंदर परिवार थे जो कि सकुशल सभी सुरक्षित बाहर आ गए थे, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में कई घंटों का वक्त लग गया। इस काम में 1-2 नहीं बल्कि दमकल की कई गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि तब तक कई फ्लैट बर्बाद हो चुके थे। उनमें रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में झेलम एक्सप्रेस ट्रेन में फर्जी टीटीई बनकर लोगों से पैसे वसूलने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप लगा कि उन्होंने बिना टिकट के यात्रा करने वाले लोगों से पैसे वसूले। उस ट्रेन में सफर करने वाले एक यात्री ने इसका वीडियो बना लिया और रेलवे के सोशल मीडिया अकाउंट पर टैग कर दिया।
और इसके बाद रेलवे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वो झेलम एक्सप्रेस ट्रेन में लोगों से पैसे वसूलते नजर आए। वो लोगों के बीच बैठकर उनकी टिकट पर कुछ लिखते नजर आए। काफी देर तक उनकी लोगों के साथ बातचीत होती रही। आरोप लगा कि उन्होंने फर्जी टीटीई बनकर वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को सीट दिलाने के नाम पर उनसे पैसे वसूले। इसके अलावा बिना टिकट के यात्रा करने वाले लोगों से भी उन्होंने पैसे लिए। इस मामले के सामने आते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने पूछताछ में खुद को भारतीय सेना का जवान बताया। शुरुआती जांच में उनके नशे में होने की बात भी सामने आई। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कर रही एक महिला टीटीई से भिड़ गई। लखनऊ से झारखंड के गोड्डा जाने वाली ट्रेन के 3rd एसी कोच में अपने बच्चों के साथ यात्रा कर रही महिला ने टीटीई का सिर फोड़ देने की धमकी दे दी। हंगामा करने वाली महिला ने खुद को लोको पायलट यानी ट्रेन के ड्राइवर की पत्नी बताया और सीट छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। टीटीई के मुताबिक महिला के पास टिकट नहीं था और जिस सीट पर वो बच्चों के साथ बैठी थीं उसका रिजर्वेशन उनके पति के नाम था, लेकिन उस वक्त वो अपने परिवार के साथ यात्रा नहीं कर रहे थे। टीटीई ने नियमों के मुताबिक 41 नंबर सीट आरएसी टिकट पर यात्रा कर रहे किसी दूसरे यात्री को दे दी, लेकिन इसी बात पर वो महिला बुरी तरह भड़क गई। जो आपका हस्बैंड है आनंद कुमार जी वो नहीं आए हैं। नहीं तो उनको ऑप्शन करूंगा ही। क्यों कीजिएगा? वो नहीं है, दे दीजिए। वो नहीं है तो आरएसी को मिलेगा। क्या हुआ? अपना पैकेट भरने के लिए आप रेलवे स्टाफ है ना? हमारे बच्चे उधर नहीं जाएंगे। रेलवे स्टाफ है, हमारे बच्चे उधर नहीं जाएंगे। हमारी लड़की हमारे उसका भी पास है, उसे मतलब नहीं है। जिसका रिजर्वेशन है वही यात्रा करेगा। हम नहीं देंगे, सीट अपना नहीं देंगे। आप जाइए जो करना कीजिए। कितना वीडियो बनाना है। टीटीई के समझाने के बाद भी वो महिला उनकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं हुई और लगातार उनके साथ बहस करती रही। टीटीई ने उन्हें समझाया कि जब उनके पास टिकट नहीं है तो वो ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकती, लेकिन हंगामा कर रही महिला ने टीटीई को धमकी देनी शुरू कर दी। टीटीई ने जब रेलवे पुलिस को बुलाने की चेतावनी दी तो गुस्से में तमतमाई महिला ने उनका सिर फोड़ देने की धमकी दे डाली और खुद रेलवे स्टाफ का परिवार होने की धौंस जमाती दिखी। बता रहे हैं ट्रेन रुक जाएगी। अभी आप गलत बात मत करिए। ट्रेन रुक जाएगी। अभी ट्रेन रुक जाएगी। आप गलत बात मत करिए। हमारे हस्बैंड ये ट्रेन लेके जाने वाले थे। अभी भी ट्रेन कर रुक ले, जाएगी। आप जाइए यहाँ से। आप धीरे हमसे बात ना कीजिए। हमारे हस्बैंड का नंबर लीजिए। धीरे बात करिए। धीरे बात कीजिए। बहस के दौरान टीटीई ने जब रेलवे पुलिस को बुलाने की धमकी दी तब हंगामा कर रही महिला ने सबके सिर फोड़ देने की धमकी दे दी। भेजिए, आप किसको भेज रही हैं? अभी हम भेज रहे हैं। आप भेज दीजिए। आप परेशान नहीं है, यही सर फोड़ देंगे जो आएगा उसका। बोलने का तरीका सीख लीजिए। आप बोलने का तरीका एक स्टाफ हो गया, स्टाफ के बच्चों को बीवी को इस गलत तरह बात कर मत रहे हैं। आप गलत बात मत निकल के हमारा भी करिए। न कीजिए। बहस के दौरान कुछ यात्रियों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उस महिला ने किसी की एक नहीं सुनी और टीटीई के साथ बदसलूकी और बहस वो करती रही। टीटीई ने उन्हें चेतावनी दी कि रेलवे स्टाफ का परिवार होने के बाद भी अगर वो सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश करेंगी तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। लेकिन हंगामा कर रही वो महिला टीटीई की किसी भी चेतावनी की परवाह किए बिना सीट न छोड़ने की जिद पर अड़ी रही और टीटीई को बार बार वहां से चले जाने को कहती दिखी। बहस के दौरान टीटीई ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इस बात पर वो महिला और ज्यादा तमतमा गई। निकलिए मत बताइए। बाहर से नहीं करेंगे हम। 41 मंत्री को भेज दीजिए। सुन लीजिए, हमको डर नहीं लगा है। अच्छी बात है। अच्छी बात है। अब ये जो है 41 में नहीं आएगा। हालांकि टीटीई भी इस बात पर अड़े रहे कि बिना टिकट के वो 3rd एसी कोच में यात्रा नहीं कर सकेंगी। हमारे बच्चे को बर्थ मिलेगा तब हम जाएंगे यहाँ से, नहीं तो नहीं जाएंगे। आपके बच्चे कौन सीट बताइए? हमारे बच्चे को पास नहीं बना, टिकट नहीं बनवाए हैं। हमारे हस्बैंड को फोन लगाइए। आप लगाइए, हम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाइएगा? आप यहाँ उनका कैंसिल कर रहे हैं। आपका काम है, आपका हस्बैंड यात्रा नहीं कर रहा, कोई काम नहीं है। हंगामे के दौरान महिला ने अपने पति को छुट्टी न मिलने की शिकायत भी टीटीई से ही करनी शुरू कर दी। रेलवे ने टिकट आपको दिया है, हमारे 16 घंटा ड्यूटी करते हैं, ये क्या करते हैं? छुट्टी क्यों नहीं मिला? नहीं, हमारे हस्बैंड को छुट्टी क्यों? बात करिए। हम सारी बातें रेलवे से करेंगे। आप जाइए। करीब आधे घंटे तक महिला ने टीटीई के साथ बहस की और अपने बच्चों के साथ 3rd एसी कोच में ही बैठी रहीं। सौभाग्य की एक बात यह कि रेलवे वालों के परिवार वाले क्या बिना टिकट चलते हैं ट्रेनों में? लखनऊ में झारखंड जाने वाली ट्रेन में एक महिला टीटीई से भिड़ गई कि बिना टिकट चलूंगी, वो भी एसी कोच में बच्चों के साथ। कहने लगी कि लोको पायलट की फैमिली है, मतलब ड्राइवर की। उस ट्रेन के ड्राइवर नहीं, उनके पति तो किसी और ट्रेन में ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि उनके पति को जो सीट मिली थी उस पर वो और बच्चे जाएंगे और पहले से जाते रहे हैं। 10 साल से उन्होंने कहा हमने टिकट नहीं ली है। पति को छुट्टी नहीं मिली तो वो खुद ही बच्चों के साथ उसी सीट पर जाने पर अड़ गई। टीटीई ने कहा कि सीट तो पति के नाम रिजर्व है, वो नहीं है तो आरएसी वाले यात्री को दी जाएगी।
लेकिन महिला के मुताबिक तो सीट पर परिवार का हक है, तो आम पब्लिक कहां जाए? पब्लिक का कोई हो जिसके नाम से सीट हो तो उसकी सीट पर बाकी परिवार को जाने देंगे? सीट भी एक, उस पर पत्नी भी और बच्चे भी, और जो आरएसी की टिकट पर है वो यात्री भाड़ में जाए, क्योंकि वो तो आम पब्लिक है, क्योंकि उनके परिवार का कोई रेलवे में नहीं है। रेलवे कर्मचारियों की मिल्कियत होती है क्या ट्रेनें? टीटी तो अपना काम ही कर रहे थे ना, वो भी तो रेलवे कर्मचारी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे होते हैं, लेकिन महिला का दावा था कि वो तो हमेशा से ऐसे ही चलती आई हैं, 10 साल से टिकट नहीं ली है, 10 साल से ऐसे ही चल रहे हैं, जिसको जो करना है वो कर लो। तो फिर कर ही दिया जाए, कर ही दिया जाए। पब्लिक के पैसे से रेल चलती है, पब्लिक के पैसे से रेलवे कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है, ऐसे लोगों को बता ही दिया जाए। जब महिला खुद ही कह रही हैं कि वो तो 10 साल से ऐसे ही चलती हैं, एसी कोच में ऐसे चलती हैं, तो पिछली सारी यात्राओं का भाड़ा उनसे तो रेलवे विभाग वसूल ही सकता है, रेलवे के कर्मचारियों से तो वसूली की ही जा सकती है। पब्लिक का कोई यात्री बाकायदा टिकट लेकर इंतजार करके आरएसी में जा रहा है, तो वो क्यों भुगतेगा? महिला कह रही है मेरे पति को छुट्टी क्यों नहीं मिली, वो टीटी क्यों क्या करे उसमें, और जिसने आरएसी की टिकट ली है वो क्या करे? आपके पति को छुट्टी नहीं मिली तो ऐसे रेलवे कर्मचारियों से वसूली करो। और ये जो हरकत है, इसके बाद तो ये भी देखो कि इनको रेलवे पास कैसे दिया जा सकता है। कुछ तो नियम कानून होते होंगे। अपने लिए ही ट्रेनें चलानी है तो अपनी पटरियां बिछा लो, अपने स्टेशन बना लो, चलाओ अपनी ट्रेनें। उन टीटी जैसे ईमानदार कर्मचारियों को भी तो ऐसे ही लोग बदनाम करते हैं। इनसे वसूलो जुर्माना, और पिछली जितनी ऐसी यात्राएं की हैं उनका हर्जाना, और इनाम दो ऐसे टीटीई को। 100 बात की एक बात। उधर यूपी के हाथरस में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कारपेट बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री के मालिक के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और 50 लाख से ज्यादा का सामान जलकर राख हो गया। उत्तर प्रदेश के एटा में एक पालतू कुत्ते के लापता होने पर उसके मालिक ने जगह जगह पोस्टर लगा दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कुत्ते को ढूंढकर लाने वाले को 5000 रुपए का इनाम देने का भी ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक बच्ची की कुएं में गिरने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची के पिता ने उसे डराने के लिए एक रस्सी से बांधकर कुएं में लटकाया था, लेकिन इसी दौरान वो कुएं में गिर गई। गांव के लोगों ने बच्ची की मौत के बाद उसके पिता को पीट दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक मकान मालिक पर आरोप लगा कि उन्होंने कूड़ा डालने को लेकर हुए झगड़े में किराएदार और उनकी पत्नी की पिटाई कर दी। इस मामले में पुलिस ने किराएदार की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर एक व्यक्ति ने खेत में जहर खाकर खुदकुशी कर ली। करीब 2.5 महीने पहले मोहम्मद आरिफ नाम के उस व्यक्ति की शादी हुई थी। जहर खाने से पहले उन्होंने एक वीडियो भी बनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि शादी के बाद से ही पत्नी और ससुराल वाले उन्हें लगातार परेशान और टॉर्चर करने में जुटे हैं। मैं तंग आ गया अपनी जिंदगी से, अपने सास ससुर से, अपने घर वाले से परेशान हो गया भाई। मोहम्मद आरिफ नाम के उस व्यक्ति ने अपने दोस्तों से परिवार वालों का ध्यान रखने की अपील की और खुदकुशी करने के लिए माफी मांगी। बस इतनी जिंदगी थी मेरी, मुझे माफ कर दो मेरे सब परिवार वालों, मेरे भाइयों। आरोप लगाया गया कि पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर उन्होंने खेत में जहर खा लिया और काफी देर तक जब वो घर नहीं पहुंचे तो परिवार के लोगों को शक हुआ। तुरंत उनकी तलाश शुरू की गई। ढूंढते ढूंढते परिवार वाले घर से करीब 500 मीटर दूर एक खेत में पहुंचे जहां वो व्यक्ति बेहोश मिले। इसके बाद परिवार के लोग तुरंत उन्हें लेकर अस्पताल भागे, लेकिन इलाज के दौरान उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। उनकी मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिवार वालों को यकीन ही नहीं हुआ कि 2.5 महीने पहले जिनकी शादी हुई थी उन्होंने खुदकुशी कर ली। परिजन इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज बेगराजपुर ले गए थे। इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। फौरन परिवार ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। तलाशी के दौरान पुलिस को खेत में उस व्यक्ति का मोबाइल फोन गिरा मिला। फोन में एक वीडियो मिला जिसमें उन्होंने पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ना करने का आरोप लगाया था। इस मामले में परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उधर हरियाणा के करनाल में गुब्बारों में हवा भरने वाले एक सिलेंडर में हुए धमाके से दहशत मच गई। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन धमाके की वजह से आसपास मौजूद कई मकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, क्योंकि जैसे ही धमाका हुआ आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। कई मकानों की खिड़कियां टूटकर गिर गईं। इसके अलावा कई मकानों के तो दरवाजे तक गिर गए। उस इलाके में रहने वाले लोगों के मुताबिक वहां पहले भी ऐसा हादसा हो चुका है। इसके बाद गुब्बारे में गैस भरने वाले व्यक्ति को समझाया भी गया था,
एक बार हुआ था, हमने इसको समझाया था, लेकिन हमने गोदाम लड़का वहाँ करा करेगा, तो फिर जाके दूसरा कहाँ करेगा। गुब्बारे भरने वाले सिलेंडर में सुबह के वक्त जोरदार धमाका हुआ। उसकी आवाज सुनकर लोग दहशत में आ गए। उधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की एक पॉश कॉलोनी में दिवाली की रात पटाखे फोड़ने को लेकर हुए भारी बवाल का वीडियो सामने आया। उसमें दिखा कि दिवाली वाली रात पटाखे फोड़ने को लेकर दो पक्षों में जमकर गाली गलौज और हंगामा हुआ था। एक पक्ष ने आरोप लगाया था कि उनके घर के सामने कुछ लड़कों ने जानबूझकर पटाखे फेंके और इसे लेकर बात इतनी बिगड़ गई थी कि उन लड़कों के परिवार वाले गाली गलौज करते हुए दूसरे पक्ष के घर पहुंच गए थे। उन्होंने जाते ही उन लोगों से लड़ाई शुरू कर दी थी। इसके बाद तो वहां की स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई थी। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर बरस पड़े थे। बवाल देहरादून की पॉश कॉलोनी में हुआ था, जहां कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी रहते हैं। बताया गया कि एक मकान के सामने पटाखे फोड़ने को लेकर हंगामा शुरू हुआ था, जो देखते ही देखते इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के कई लोग एक दूसरे से भिड़ गए थे। आरोप यह भी लगाया गया कि झगड़े के दौरान एक पक्ष ने दूसरे को पिस्तौल दिखाकर डराने की भी कोशिश की थी। बाद में दोनों पक्षों ने थाने जाकर शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन उससे पहले दोनों परिवारों की महिलाएं भी एक दूसरे से भिड़ गई थी। इस दौरान एक पक्ष ने दावा किया था कि उनके बेटे पर घर के सामने पटाखे फोड़ने का झूठा आरोप लगाया गया। उनके इस दावे पर आरोप लगाने वाले परिवार ने सबूत के तौर पर कई पटाखे दिखाए थे, लेकिन दूसरा पक्ष उनकी दलीलें मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ था। ये देखो सुतली बम है ये, और मैं यहाँ कैमरा लगा है। भारी शोर शराबे को सुनकर आसपास के कई लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन कोई भी पक्ष शांत नहीं हुआ था और उन्होंने एक दूसरे को धमकाना जारी रखा था। इससे पहले घर के सामने पटाखे फोड़ने को लेकर शुरू हुआ झगड़ा भारी हंगामे में बदल गया। जिन लड़कों पर पटाखे फोड़ने के आरोप लगाए गए थे, उनके परिवार वाले कई लोगों को साथ लेकर वहां पहुंच गए और वहां जाते ही उन लोगों ने आरोप लगाने वाले परिवार को धमकाना शुरू कर दिया था। लेकिन उस परिवार के लोग भी चुप नहीं बैठे। तुम्हें बहुत हंसी करती, यहाँ पर पटाखे कौन सा तो पटाखे हाथ उड़ाए थे मेरे घर में। इस दौरान उन लड़कों के साथ पहुंचे एक व्यक्ति पिस्तौल के साथ नजर आए थे। मामला कहीं और न बिगड़ जाए, ये देखकर आसपास के लोग उन्हें शांत कराने में जुट गए थे। चुप हो जाओगे, 2 मिनट के चुप हो जाओगे, उनके काफी समझाने पर दोनों पक्षों का गुस्सा शांत हुआ था। बाद में दोनों पक्ष मामले को लेकर थाने पहुंच गए थे। इस बीच राजस्थान के भीलवाड़ा में एक एसडीएम की एक सीएनजी स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ झड़प हो गई। जानकारी के मुताबिक एसडीएम और उन कर्मचारियों के बीच किसी बात पर बहस हुई। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि एसडीएम ने एक कर्मचारी को धक्का मार दिया और इससे पहले कि वो कर्मचारी संभल पाता, एसडीएम ने उसे थप्पड़ मार दिया। इसके अगले ही पल उस कर्मचारी ने भी उनके ऊपर थप्पड़ों की बरसात कर दी। उसने उनको कई थप्पड़ जड़ दिए। इसकी वजह से उस सीएनजी स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। इससे पहले एसडीएम की गाड़ी सीएनजी स्टेशन पर आती दिखाई दी। तभी एसडीएम अपनी गाड़ी से बाहर निकले और किसी बात को लेकर कर्मचारियों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बाद एसडीएम ने गुस्से में आकर उनमें एक कर्मचारी को धक्का मार दिया और फिर उसे थप्पड़ भी जड़ दिया। इस मामले के सामने आने के बाद 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि एसडीएम की पत्नी ने आरोप लगाया कि उन कर्मचारियों ने उनके साथ छेड़खानी की। उनकी शिकायत के मुताबिक कर्मचारी के छेड़खानी करने के बाद ही एसडीएम ने उन्हें थप्पड़ मारा था, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एसडीएम ने झूठे आरोप लगाकर उन कर्मचारियों की गिरफ्तारी करवाई और इसलिए कांग्रेस ने थप्पड़ मारने वाले एसडीएम को तुरंत सस्पेंड करने की मांग की। जो एसडीएम साहब है उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए और आप झूठे चार्ज लगाकर आपने रिपोर्ट दर्ज करवा दी। आप इतने होशियार हैं। भीलवाड़ा के कलेक्टर ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। इसके बाद बीजेपी ने दावा किया कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिसने भी गलत काम किया निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब एसडीएम की पत्नी ने सीएनजी स्टेशन के कर्मचारियों पर छेड़खानी का आरोप लगाया। उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई कि इसके बाद गुस्से में आकर एसडीएम ने कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। सौबात की एक बात यह कि मैजिस्ट्रेट तो कानून हाथ में लेने का मतलब जानते ही होंगे। भीलवाड़ा में एक एसडीएम ने सीएनजी पंप के कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया तो बवाल हो गया। किसी बात पर बहस हुई। एसडीएम की पत्नी ने बाद में बताया कि उनके साथ छेड़खानी हुई थी। हालांकि सीएनजी स्टेशन के कर्मचारियों का कहना है कि यह बाद में अलग कहानी बनाई जा रही है। बहरहाल वो जो भी रहा हो सकता है कर्मचारी की गलती हो, लेकिन एसडीएम क्या थप्पड़ मार देंगे, धक्का दे देंगे? कोई केस भी चलेगा तो न्याय कौन देगा?
कोई और न्याय का अधिकारी ही फैसला करेगा ना। तो सवाल तो उठेंगे ही कि कर्मचारी की तरफ से किसी एसडीएम के खिलाफ मामले में क्या कर्मचारी को कभी न्याय मिल पाएगा, क्योंकि पब्लिक तो इन मामलों में डरी ही रहती है। तो जब पब्लिक पहले ही आपके रुतबे से डरी रहती है तो थप्पड़ मारने का क्या मतलब था? सोचिए किसी और ने थप्पड़ मार दिया होता तो क्या होता, किसी आम आदमी ने धक्का दे दिया होता तो क्या होता। तो अगर एसडीएम के साथ गलत हुआ तो जरूर उनको भी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन वैसा ही मिलना चाहिए जैसा पब्लिक के किसी आदमी को मिलता। 100 बात की एक बात। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में कोर्ट परिसर में एक हाथी के घुसने से अफरा तफरी मच गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में देर रात रोशनाबाद के कोर्ट परिसर में जंगली हाथी घुस गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। इसके बाद वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस दौरान हाथी ने परिसर में लगे लोहे के गेट को तोड़ने की भी कोशिश की। चुनाव आयोग इस महीने के आखिर में पूरे देश में वोटर लिस्ट रिवीजन शुरू कराने की घोषणा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले उन राज्यों में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम शुरू होगा जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। शराबबंदी वाले बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने हजारों लीटर शराब बरामद करने का दावा किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार करने का दावा किया। राजस्थान के कोटा में एक सरकारी अस्पताल में कुछ लोगों ने घायलों को भर्ती करने में देरी करने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। वहां एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बाद में जब घायलों को अस्पताल ले जाया गया तो उनके परिवार वालों ने इलाज में देरी करने का आरोप लगाया। उधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक व्यक्ति ने पत्नी के दरवाजा नहीं खोलने पर खुद को आग लगा ली। बताया गया उनका पत्नी के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था, इसलिए वो घर से बाहर रहते थे और कभी कभी घर आते थे। दावा किया गया कि वो अपनी पत्नी को मनाने के लिए घर पहुंचे थे, लेकिन आरोप लगा कि उनकी पत्नी ने घर का दरवाजा नहीं खोला और टिंकू नाम के उस व्यक्ति ने गुस्से में आग लगा ली। खुद को आग के हवाले करने से पहले वो अपने घर के बाहर कुछ देर तक बैठे नजर आए और थोड़ी देर के बाद वहां से तेज लपटें उठती दिखाई दी। इसके बाद वो घर के बाहर गली में इधर उधर भागते दिखे। वहां चीखते चिल्लाते हुए उन्होंने अपने पड़ोसियों के घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब तक उनके पड़ोसी अपने घर से बाहर निकल पाते तब तक वो पूरी तरह झुलस चुके थे। गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में हुई इस घटना के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस बीच दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस ने बिहार के 4 गैंगस्टरों को मुठभेड़ में ढेर करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक ये गैंगस्टर सिग्मा एंड कंपनी नाम का एक गैंग चलाते थे। इन्होंने बिहार के सीतामढ़ी में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था और इसीलिए दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बिहार पुलिस के साथ मिलकर उन्हें ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक वो चारों सफेद रंग की एक गाड़ी से जा रहे थे। पुलिस ने जब उन्हें रोका तो उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी गोलियां चला दी। उसको ऐसी जानकारी मिली थी कि ये बिहार में चुनाव में बड़ी गड़बड़ी फैला सकते हैं, जिसके बाद इनके दिल्ली आने के हाइडआउट जो है पुलिस को मिले। बिहार पुलिस को लंबे वक्त से इन गैंगस्टरों की तलाश थी। ऑलमोस्ट हर महीने कोई ना कोई घटना को अंजाम इस गैंग के द्वारा दिया जा रहा था और ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे। ये गैंगस्टर सिग्मा एंड कंपनी नाम का गैंग चलाते थे। मुठभेड़ में इस गैंग के सरगना के भी मारे जाने का दावा किया गया। उधर राजस्थान के जोधपुर में एक होटल कर्मचारी से मारपीट करने के आरोपी कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया। बताया गया कि पुलिस को सार्वजनिक जगह पर कुछ लोगों के शराब पीने की खबर मिली थी, लेकिन पुलिस को देखकर वो लोग फरार हो गए। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने होटल के कर्मचारी को शराबी समझ लिया और उन्हें पकड़ने में जुट गए और पुलिस के डर से वो कर्मचारी होटल के अंदर भागते दिखे, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें दबोच लिया और उनके बाल पकड़कर उन्हें घसीटते नजर आए। इस दौरान उन्होंने लोहे की रेलिंग पकड़ ली। जोधपुर के सरदारपुरा थाने के पुलिस कर्मियों ने उन्हें जबरदस्ती खींचना शुरू कर दिया। वहां खड़े एक व्यक्ति मोबाइल फोन पर किसी को जानकारी देते दिखे। इस पर कांस्टेबल भड़क गए और उनका फोन छीन लिया। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो व्यक्ति होटल के कर्मचारी हैं। काफी देर तक समझाने पर पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। मामले की शिकायत मिलने पर पिटाई करने वाले पुलिस कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2 लड़कों पर पुलिस से बदसलूकी करने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक पेट्रोलिंग के दौरान वो दोनों लड़के हुड़दंग करते नजर आए। इसके बाद जब पुलिस ने उन्हें रोका तो उन्होंने पुलिस को गाली देनी शुरू कर दी और इसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। वो लड़का एक पुलिसकर्मी की वर्दी पकड़े वहां बैठा नजर आया। कैसे वर्दी पर हाथ छोटे जा मैं देख लियो, वर्दी पर हाथ कैसे छोटे जा मैं बताऊंगा। जहां एक तरफ पुलिस ने उन लड़कों पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया,
तो वहीं दूसरी तरफ उन लड़कों ने भी आरोप लगाया कि उन पुलिस कर्मियों ने बिना बात के उन्हें गाली दी और उन पर थप्पड़ बरसाए। किस बात की बदतमीजी कर रहे हैं? कैसी बदतमीजी कर रहे हो? वहाँ खड़े आराम से, तुम बाइक ले गए, यहाँ पे गाड़ी देर लगे, गुंडागर्दी कर रहे। देखते ही देखते हंगामा बढ़ता चला गया। पुलिस और उन लड़कों के बीच बहस हो गई। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान भी वो लड़के लगातार पुलिस पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाते रहे। उनमें एक लड़के ने उन पुलिस कर्मियों का वीडियो भी बनाया। इसके बाद उन पुलिस कर्मियों ने थाने में फोन किया और उन लड़कों को गिरफ्तार करने के लिए गाड़ी भेजने को कहा। सब गाड़ी भेज दो जरा, यहाँ सिगरेट पी के बदतमीजी कर रहे हैं, हमारी वर्दी पर हाथ डाल दिया इसने, हमारे साथ बदतमीजी कर। उन लड़कों ने आरोप लगाया कि वो पुलिसकर्मी आए दिन लोगों से गाली गलौज करते रहते हैं। जिसे भी देखे उसे ही गाली देने लगे, जिसे चाहे उसे मारने लगे। गुंडागर्दी फैला रखी इस गांव में। हालांकि पुलिस का दावा है कि पेट्रोलिंग के दौरान वो लड़के हुड़दंग करते नजर आए। पुलिस ने जब उन्हें रोका तो उन्होंने बदतमीजी की। इसके बाद उनमें एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि दूसरा फरार हो गया। इस बीच उत्तर प्रदेश के एटा में एक पूर्व प्रधान की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस के मुताबिक पूर्व प्रधान जय सिंह और मौजूदा प्रधान अमित कुमार के बीच झगड़ा हुआ। आरोप लगा इसी झगड़े के बाद मौजूदा प्रधान के समर्थकों ने पीट कर पूर्व प्रधान की हत्या कर दी और पूर्व प्रधान जय सिंह की हत्या के बाद उनके परिवार में कोहराम मच गया। उनके परिवार की महिलाएं उनके शव से लिपटकर रोती बिलखती नजर आईं। उनकी हत्या के विरोध में परिवार और इलाके के लोग उनके शव को लेकर थाने पहुंच गए। उन्होंने एटा के अलीगंज थाना परिसर में पूर्व प्रधान जय सिंह के शव को रख दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा करते दिखाई दिए। बताया गया कि 2 घंटे से ज्यादा देर तक वो लोग वहां डटे रहे। यहाँ पे श्याम सिंह, प्रेम सिंह और अमित, उसके और भाई थे और भतीजे शामिल हैं उसमें, पकड़ के और उनको मारा। वहां बढ़ते हंगामे की वजह से विधायक और कई अधिकारियों को भी उनके बीच पहुंचना पड़ा, क्योंकि पूर्व प्रधान के परिवार के लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने में धरने पर बैठ गए। उनके परिवार के मुताबिक पूर्व प्रधान जय सिंह किसी विवाद को सुलझाने गए थे। आरोप लगा इस दौरान मौजूदा प्रधान के समर्थकों ने उन पर पथराव कर दिया और बताया गया कि पथराव में पूर्व प्रधान जय सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस के मुताबिक अलीगंज के विजयदेपुर गांव के पूर्व प्रधान जय सिंह और मौजूदा प्रधान के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। बताया गया कि चुनाव के दौरान भी उनके समर्थकों के बीच झड़प हुई थी और दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। विजयदेपुर गांव में विवाद हुआ है और ये पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के इस पक्ष के बीच में हुआ है। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए 4 टीमें बना दी। इसके साथ ही इलाके में शांति बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई। उधर आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मलेशिया नहीं जाएंगे। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समिट में हिस्सा लेंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी के मलेशिया नहीं जाने की वजह से आसियान समिट में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात भी टल गई। मुंबई पुलिस अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे मोहम्मद सलीम को दुबई से भारत लेकर पहुंच गई। मुंबई पुलिस के मुताबिक मोहम्मद सलीम भारत में दाऊद इब्राहिम के ड्रग्स के बड़े नेटवर्क को संभालता था। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मामूली झगड़े के बाद 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। वो लोग लड़ाई करते हुए कई दुकानों में भी घुस गए और वहां जमकर तोड़फोड़ की। बाद में दुकानदारों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। इधर बिहार में दरभंगा के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे बीजेपी के प्रत्याशी रामचंद्र प्रसाद को विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और गांव में घुसने से रोक दिया। हायाघाट विधानसभा सीट से विधायक रामचंद्र प्रसाद को बीजेपी ने एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा और वो अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे, लेकिन बीजेपी विधायक और प्रत्याशी रामचंद्र प्रसाद से नाराज लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी उम्मीदवार के विरोध का यह मामला दरभंगा के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में मौजूद अटहर नाम के गांव का रहा। लोगों की भीड़ ने बीजेपी प्रत्याशी और उनके समर्थकों को घेर लिया और जमकर हंगामा किया। भड़के हुए लोगों ने विधायक रामचंद्र प्रसाद पर इलाके की अनदेखी करने का आरोप लगाया और दावा किया कि पिछला चुनाव जीतने के बाद उन्होंने जनता की सुध नहीं ली। नाराज लोगों के मुताबिक बीते 5 साल में उनके गांव में विकास के कोई काम नहीं करवाए गए, इसलिए वो बीजेपी की टिकट पर दूसरी बार किस्मत आजमा रहे रामचंद्र प्रसाद के विरोध में उतर आए।
और इस जिद पर अड़ गए कि बीजेपी प्रत्याशी रामचंद्र प्रसाद और उनके समर्थकों को प्रचार के लिए गांव में नहीं जाने दिया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि रामचंद्र प्रसाद विधायक बनने के बाद कभी उनका हाल जानने नहीं आए। जितने के बाद तब भूल जाता है 18 को कौन कभी नहीं चेहरा दिखाया। बीजेपी उम्मीदवार रामचंद्र प्रसाद और उनके समर्थकों ने नाराज लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उनकी एक न सुनी। थक हारकर बीजेपी उम्मीदवार को वहां से लौटना पड़ा। उधर बिहार के बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव प्रचार के दौरान लालू यादव की पार्टी आरजेडी के उम्मीदवार कर्ण सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया के सामने कुछ लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। आरोप लगा कि उन लोगों ने उन पर पथराव भी किया। घटना तब हुई जब चुनाव प्रचार के लिए लल्लू मुखिया अपने लोगों के साथ बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में मौजूद एक गांव में पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो गांव के लोगों से मिलने के लिए आगे बढ़े, वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। लोगों के नारे लगाने के दौरान आरजेडी उम्मीदवार कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया हाथ जोड़कर वहां से निकल गए। इसके बाद कुछ लोगों ने नारे लगा रहे लोगों को समझाने की कोशिश की। तभी उन लोगों ने लल्लू मुखिया और उनके समर्थकों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और उसकी वजह से गांव में तनाव फैल गया। हालांकि पथराव में कोई घायल नहीं हुआ। बाद में लोगों ने किसी तरह मामला शांत करवाया। आरजेडी उम्मीदवार लल्लू मुखिया ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के इशारे पर उन पर हमला किया गया, क्योंकि 2 दिन पहले ललन सिंह ने पटना जिले के बाढ़ इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान उन पर अपनी भड़ास निकाली थी। दावा किया गया कि ललन सिंह के उस भाषण के बाद उनके लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान उन पर हमला किया। हालांकि पथराव की घटना के बाद भी आरजेडी उम्मीदवार लल्लू मुखिया अपने समर्थकों को समझाते नजर आए। कोई भी भाई बंधु कहीं भी किसी के साथ कोई बदसलूकी नहीं करना है। आरजेडी उम्मीदवार पर पथराव की घटना की जानकारी पुलिस को भी मिली। पुलिस के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी। और इसी तरह बिहार के नालंदा जिले में मौजूद राजगीर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के उम्मीदवार कौशल किशोर पर कुछ लोग भड़क गए। उन लोगों ने उनके खिलाफ नारे भी लगाए। कौशल किशोर राजगीर विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक हैं। वो चुनाव प्रचार के लिए अपने लोगों के साथ पोखरपुर नाम के गांव पहुंचे और लोगों से वोट देने की अपील की। उसी दौरान गांव के लोग जेडीयू उम्मीदवार और मौजूदा विधायक कौशल किशोर पर भड़क गए और उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि लोगों ने नीतीश कुमार के समर्थन में नारे लगाए। बकलोल विधायक मुर्दाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। बकलोल विधायक मुर्दाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। नालंदा जिले में मौजूद पोखरपुर गांव के कुछ लोग विधायक कौशल किशोर से बुरी तरह नाराज नजर आए। उन लोगों ने आरोप लगाया कि उन्होंने क्षेत्र में विकास का कोई काम नहीं किया। नीतीश जी तो सबके हैं, सर्वोपरि हैं नीतीश जी, लेकिन आपका चाहिए ना विधायक जी। आप भी ध्यान दीजिएगा तब न होगा विधायक जी। राजगीर विधानसभा सीट बिहार के नालंदा जिले में है और इस सीट पर 6 नवंबर को वोटिंग होगी। और इसी वजह से चुनाव प्रचार में जेडीयू के उम्मीदवार कौशल किशोर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। गांव-गांव जाकर उन्होंने लोगों से वोट देने की अपील की, लेकिन राजगीर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद पोखरपुर गांव में उन्हें कुछ लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा और उन लोगों ने तो यह तक कह दिया कि पूरे गांव के लोग उन्हें वोट नहीं देना चाहते। हालांकि नीतीश कुमार के नाम पर गांव वाले एकजुट दिखाई दिए। आपको वोट देने का किसी को इच्छा नहीं, पूरे गांव की इच्छा नहीं है। ऊपर दे के दे रहा मजदूर, कोई इच्छा नहीं है। इस दौरान विधायक कौशल किशोर और उनके समर्थकों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। तभी विधायक और उनके समर्थकों ने उन लोगों से वीडियो नहीं बनाने की अपील की, जिस पर गांव वाले भड़क गए। वीडियो मत बनाइए। अरे वीडियो काहे ना बनाएंगे जी, जाओ ना, आज ही बात है सर, जाओ। उन लोगों के विरोध के बाद जेडीयू उम्मीदवार कौशल किशोर और उनके लोग उल्टे पांव वहां से लौट गए। उधर सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ने दावा किया कि उन्हें रिया चक्रवर्ती या किसी दूसरे आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने उनकी खुदकुशी के मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान कर दिया। उनके परिवार ने दावा किया कि जांच एजेंसी ने कई अहम सबूतों को नजरअंदाज किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी में भारी बारिश की वजह से वहां के हालात बिगड़ गए। बारिश की वजह से पहाड़ से कई जगहों पर मलबा सड़क पर आ गया। सड़क पर आए मलबे में एक कार फंस गई, जिसे बाद में किसी तरह निकाला गया।
उधर ब्रेकिंग न्यूज आई। क्लाउड सीडिंग से जुड़ी दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग के सफल ट्रायल का दावा किया। दिल्ली सरकार के मुताबिक IIT कानपुर से दिल्ली तक क्लाउड सीडिंग के लिए फ्लाइट भेजी गई, जो अपने मिशन में सफल रही। दावा किया गया कि जल्द ही इस तकनीक से दिल्ली में कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। क्लाउड सीडिंग जो लंबे समय से बात की जाती थी, आज उसकी पहली सफल ट्रायल दिल्ली में की गई। ये ट्रायल IIT कानपुर ने करी। इधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक प्रॉपर्टी डीलर के घर पर फायरिंग से दहशत मच गई। बताया गया कि इससे पहले भी उनके परिवार के लोगों पर फायरिंग की गई थी। प्रॉपर्टी डीलर ने आरोप लगाया कि थाने में शिकायत करने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और आरोपियों ने प्रॉपर्टी डीलर के घर पर दोबारा फायरिंग कर दी। वहां गोलियों की आवाज सुनकर लोग घबरा गए और अपने अपने मकानों के बाहर झांकते नजर आए। डरा देने वाली यह घटना गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र में हुई। गली में गोलियों की गड़गड़ाहट सुनकर लोगों में अफरा तफरी मच गई और वो डर से भागते नजर आए। इस बीच सफेद शर्ट पहने व्यक्ति पिस्तौल से कई राउंड फायरिंग करते दिखे। इस दौरान कुछ मोटरसाइकिल सवार भी खड़े नजर आए। हालांकि थोड़ी देर बाद वो लोग वहां से फरार हो गए। बाद में इस घटना की शिकायत करने पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई। उधर बेंगलुरु में घर में घुसकर एक महिला के गैंगरेप और लूट का डरा देने वाला मामला सामने आया। घटना में 5 लोग शामिल बताए गए। पुलिस के मुताबिक गैंगरेप के आरोपी महिला को पहले से जानते थे। दावा किया गया कि इसी बात का फायदा उठाकर वो उनके घर में घुसे और गैंगरेप किया। इसके बाद वो उस घर से कीमती सामान भी लूटकर फरार हो गए और इस घटना की जानकारी मिलने पर नेलमंगला थाने के अधिकारी जांच में जुट गए। पुलिस की टीम ने उनके घर की तलाशी ली और दावा किया कि महिला का गैंगरेप करने वाले उनके परिचित थे और उनके घर के पास रहते हैं। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान पता चला कि घटना के वक्त आरोपियों ने परिवार वालों को बंधक बना लिया था। उन लोगों ने महिला से मारपीट के बाद उनका गैंगरेप किया और घर से कीमती चीजें लूटकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने गैंगरेप में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद गैंगरेप में शामिल बाकी के 2 आरोपियों की तलाश तेज कर ली गई। इस बीच झारखंड के धनबाद में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर कुछ लोगों के साथ फर्जीवाड़ा हो गया। ठगी का शिकार हुए लोगों ने आरोप लगाया कि येस इंडिया ओवरसीज नाम की कंपनी ने उनसे हजारों रुपए ऐंठे। फर्जीवाड़े का पर्दाफाश तब हुआ जब उस कंपनी ने पैसे लेने के बाद लोगों को विदेश जाने के लिए फ्लाइट की टिकट दी, जिसे लेकर कुछ लोग कोलकाता एयरपोर्ट पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन लोगों को पता चला कि उन्हें फर्जी टिकट दी गई थी। हम जब गए वो बोर्डिंग कराने के लिए तो पूरा तो बोर्डिंग वाला बोला कि आपका टिकट फ्रॉड है। ठगी का शिकार हुए लोगों के मुताबिक धनबाद के बैंक मोड़ थाना इलाके में मौजूद येस इंडिया ओवरसीज नाम की कंपनी ने उन्हें विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। इसके लिए उनसे 40,000 से 1 लाख रुपए लिए गए थे। फर्जीवाड़े का पता चलने के बाद कई लोग कंपनी के दफ्तर पहुंच गए, लेकिन तब तक उस कंपनी के लोग वहां से फरार हो चुके थे। इधर दिल्ली समेत पूरे NCR में दिवाली के 3 दिन बाद भी हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया। प्रदूषण रोकने के लिए बने सरकारी संगठन CPCB के मुताबिक दिल्ली में अक्षरधाम के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 दर्ज किया गया, जबकि इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार पहुंच गया। ऐसे में इंडिया गेट पर पहुंचे लोगों की परेशानी बढ़ गई। टफ है, साइकिलिस्ट लोग सवेरे वर्कआउट करने निकलते हैं तो पॉल्यूशन लेवल ज्यादा रहता है। दिल्ली में इंडिया गेट के साथ कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। एम्स के पास AQI 342 और आनंद विहार इलाके में AQI 428 दर्ज किया गया। इसकी वजह से लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया। वहां एंटी स्मोक गन वाले कई टैंकर सड़क से गुजरते हुए पानी का छिड़काव करते नजर आए। और दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के बीच पंजाब के कई जिलों में पराली जलाए जाने की तस्वीरें सामने आईं। वहां अमृतसर, बठिंडा, गुरदासपुर, फरीदकोट, फाजिलका समेत कई जिलों में पराली जलाने के 400 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही पराली जलाने वालों पर 11 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि पंजाब के कई इलाकों में पराली जलाने की घटनाएं सामने आई। बताया गया कि पंजाब के तरन जिले में सबसे ज्यादा पराली जलाई गई। वहां खेतों में किसान पराली जलाते नजर आए। तरन जिले के साथ ही अमृतसर, पटियाला, लुधियाना और संगरूर से भी पराली जलाए जाने की तस्वीरें सामने आई। इन जिलों के अलावा कपूरथला, बरनाला, फरीदकोट और होशियारपुर में भी पराली जलाने के कई मामले दर्ज किए गए। पंजाब के उन इलाकों में पराली जलाने पर 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और 150 से ज्यादा FIR भी दर्ज की गई। और पंजाब में पराली जलाने के मामलों के बीच उत्तर प्रदेश के कई जिलों में किसानों को जागरूक करने का काम किया गया। मथुरा में पराली जलाने की शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी के साथ SSP किसानों के बीच पहुंच गए। इस दौरान जिलाधिकारी ने कई तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया।
ताकि पराली जलाए जाने पर रोक लगाई जा सके। मथुरा के जिलाधिकारी और एसएसपी ने कई गांवों का दौरा किया। वहां वो खेतों में पहुंचे और किसानों से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने पराली जलाए जाने से होने वाले नुकसान के बारे में उन्हें जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने गांवों में किसानों के साथ बैठक भी की। उन्हें मथुरा से पराली जलाए जाने की शिकायत मिली थी। इस पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए कई तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और ग्राम पंचायत बुखरारी के ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया। उधर ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ वनडे मैचों की सीरीज जीत ली। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कुछ बदमाशों ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एक एटीएम को बम से उड़ाने की कोशिश की, हालांकि वो नाकाम रहे। इस घटना में एटीएम को काफी नुकसान पहुंचा। बाद में बैंक मैनेजर की शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई। ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे वनडे मैच में 73 रनों की पारी के साथ रोहित शर्मा भारत के लिए वनडे में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। रोहित ने सौरव गांगुली को पीछे छोड़ दिया। रोहित के नाम वनडे में 11,249 रन हो गए। दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया की जीत में स्पिन गेंदबाज एडम जैम्पा और बल्लेबाज मैथ्यू शॉट की भूमिका अहम रही। जैम्पा ने 4 विकेट लिए तो मैथ्यू शॉट ने 74 रन बनाए, जबकि कूपर कॉनली 61 रन बनाकर आखिर तक नॉट आउट रहे। विराट कोहली अपने करियर में पहली बार लगातार 2 वनडे मैचों में 0 पर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए पहले मुकाबले में वो कैच आउट हुए थे, जबकि दूसरे मैच में वो एलबीडब्ल्यू हो गए। उन्होंने दोनों मैचों में 12 गेंदें खेली, लेकिन एक भी रन नहीं बना सके। इधर गुजरात के अरवली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति ने बस के आगे कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वो व्यक्ति सड़क के बीच में बने डिवाइडर पर बैठे थे, तभी वो चलती बस के आगे अचानक कूद गए। बस की चपेट में आने से वो लहूलुहान हो गए। उनकी इस हरकत को देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए, क्योंकि वो व्यक्ति अचानक चलती बस के आगे कूद गए। इससे पहले कि बस का ड्राइवर कुछ समझ पाता, वो बस के नीचे आ गए। बस का टायर उनके पैरों पर चढ़ता हुआ आगे बढ़ गया। इस हादसे को देखकर लोगों का दिल दहल गया। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया और तब उनकी जान बच पाई, लेकिन इस हादसे की वजह से उन्होंने अपने दोनों पैर गंवा दिए। रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना अरवली जिले के मोडासा में बस स्टैंड के पास हुई। इससे पहले वो व्यक्ति सड़क के डिवाइडर पर बैठे नजर आए। थोड़ी देर बाद वहां से बस गुजर रही थी, तभी उन्होंने सड़क पर छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन उनकी जान बचा ली गई। उधर मध्य प्रदेश के सागर में एक नाबालिग लड़की के संदिग्ध हालात में आत्महत्या करने के बाद परिवार ने चक्का जाम कर दिया। परिवार के मुताबिक वो सुबह 6 बजे कोचिंग सेंटर जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उन्हें जानकारी मिली कि वो कोचिंग सेंटर नहीं पहुंची और कुछ घंटों के बाद जब वो घर पहुंची तो उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। और उस नाबालिग लड़की की मौत से भड़के उसके परिवार वालों ने सड़क जाम कर दी। वहां उसके परिवार वालों के साथ बड़ी संख्या में इलाके के लोग भी इकट्ठा हो गए। उन्होंने उस लड़की के शव को बीच सड़क पर रख दिया और नारेबाजी करते सुनाई दिए, घर में और फांसी दो। सागर के मालथौन थाना इलाके में नेशनल हाईवे 44 पर प्रदर्शन की वजह से घंटों तक जाम लगा रहा। इस बीच कई पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की। आपकी बच्ची के साथ जो भी घटना घटी है, पुलिस और शासन को उसके प्रति बहुत संवेदना है। वहां पुलिस के सामने उस लड़की के परिवार वाले अड़े रहे और उन्होंने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की, क्योंकि उस नाबालिग लड़की के परिवार वालों के मुताबिक कोचिंग सेंटर जाने के दौरान एक लड़का उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था और किसी सुनसान रास्ते में उसे छोड़कर फरार हो गया था। बताया गया कि इसके बाद किसी तरह वो लड़की अपने घर पहुंची और उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। और उस नाबालिग लड़की के परिवार ने रविंद्र घोसी नाम के उस लड़के पर उसे ब्लैकमेल करने का आरोप लगा दिया। फोन आया सर का कि ये कोचिंग नहीं है, हम निरा की कह के गई है कि भाई के साथ में जा रहे हैं। हम गए, अब चाहे लड़का ने ब्लैकमेल किया हो, अब जो वो है नाबालिग बहन। उस लड़की की मौत के बाद उसके परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक पहले पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी और बताया गया कि इलाके के लोगों के दबाव डालने पर थाने में शिकायत दर्ज की गई। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू किए जाने का दावा कर दिया। शव का पीएम करा दिया। अब जो भी साक्ष्य आएगी, जिसके खिलाफ भी साक्ष्य आएगी, उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सागर के मालथौन थाना इलाके में पुलिस के आश्वासन के बाद उसके परिवार वालों ने प्रदर्शन खत्म किया। उधर क्रिकेट के विमेंस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने नया रिकॉर्ड बना दिया। क्रिकेट के विमेंस वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड के मैच में भारतीय टीम ने महिला क्रिकेट में सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बना दिया। कृतिका रावल और स्मृति मंधाना के बीच पहले विकेट के लिए 212 रन की पार्टनरशिप हुई। न्यूजीलैंड के खिलाफ विमेंस वर्ल्ड कप के मैच में टीम इंडिया की दोनों ओपनर शतक बनाने में कामयाब रहीं। कृतिका रावल ने 122 रन बनाए और स्मृति मंधाना ने 109 रन की पारी खेली। पाकिस्तान की टी20 टीम में पूर्व कप्तान बाबर आजम की 10 महीने बाद वापसी हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टी20 मैचों की सीरीज के लिए टीम में शामिल कर लिया।
इधर उत्तराखंड के रुड़की में एक व्यक्ति ने अपनी बहन के साथ घूम रहे लड़के को बीच सड़क पर पीट दिया। बताया गया कि उनकी बहन उस लड़के के साथ जाने की जिद पर अड़ी थी। इसी बात पर वो भड़क गए। उनकी और उस लड़के की बहस होती गई। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी और उस लड़की का भाई लड़के को दौड़ाकर पीटता नजर आया। इस दौरान लड़की बीच बचाव करने के लिए दौड़ पड़ी। रुड़की के मंगलौर कोतवाली इलाके में ऐसी मारपीट हुई कि उस लड़के के सिर से खून निकल आया। उसकी हालत देखकर लड़की की चीख निकल गई। मारपीट की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और भीड़ को तितर-बितर किया। पुलिस की टीम ने पिटाई कर रहे लोगों से पूछताछ की। इसके बाद उन तीनों को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। इस बीच उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने के दौरान एक लड़का बुरी तरह आग में झुलस गया। उस लड़के को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई। घटना दिवाली की रात को हुई थी। उस दिन कुछ लड़कों ने पेट्रोल से भरी एक थैली में पटाखे लगाकर उसे पेट्रोल बम बना दिया था, लेकिन जैसे ही उसमें आग लगाई गई वहां तेज धमाका हो गया। इस दौरान पास में खड़ा हनी नाम का एक लड़का आग की चपेट में आ गया। घटना हापुड़ देहात थाना इलाके में हुई। दिवाली की रात को कुछ लड़कों ने पेट्रोल से भरी एक थैली में पटाखे लगाकर पेट्रोल बम बनाया था। 3 लड़के उसमें आग लगाते नजर आए, जबकि उनका एक साथी घटना को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करता रहा। पेट्रोल बम में आग लगाने के बाद एक लड़का थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया। तभी धमाका हुआ और उस लड़के के सिर और शरीर के दूसरे हिस्सों में आग लग गई। इसके बाद वो इधर उधर भागने लग गया। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई। उधर मध्य प्रदेश के कटनी में 2 सांडों की जंग के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। बीच सड़क पर सांडों को आपस में भिड़ते देख लोग दहशत से भर गए। इस दौरान उन सांडों ने बाजार में भयंकर तबाही मचाई, जिससे कुछ व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उन दोनों सांडों ने लड़ाई के दौरान बाजार में कोहराम मचा दिया। उन्होंने आसपास की दुकानों में रखे सामान को सड़क पर गिरा दिया। इस दौरान कुछ लोग डंडे का डर दिखाकर उन्हें भगाने की कोशिश करते दिखे। कटनी जिले के स्टेशन मार्ग पर सांडों की भीषण लड़ाई देखकर ऐसा लगा मानो किसी भी वक्त वो लोगों पर हमला कर देंगे। इससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। खरीदारी करने आए कुछ लोग मोटरसाइकिल से भागते नजर आए। हालांकि बाद में उन सांडों को भगा दिया गया। पाकिस्तान की सरकार ने आतंकी संगठन टीटीपी के जिस कमांडर पर 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का इनाम रखा, उसने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को खुली धमकी दे डाली। काजिम नाम के उस कमांडर ने पाकिस्तानी फौज के बड़े अधिकारियों को कायर तक बता दिया और उन्हें टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जंग के मैदान में उतरने की चुनौती दे दी। अगर आप मर्द है कि अगर आपके सीने में मर्द का दिल है, आपने वाकई जो है अपनी माँ का दूध पिया है, तो हम इंशाल्लाह कोहाट आएंगे। फिर आप इतनी सी जो है मेहरबानी करें कि जो आम फौजियों को आप भेड़ बकरियों की तरह बेचते हो, इनके बजाय आप खुद भी आया करें। टीटीपी कमांडर काजिम ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर समेत सभी बड़े अधिकारियों को ललकारा। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक काजिम टीटीपी का वही लड़ाका है जिसकी अगुवाई में कुछ दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में पाकिस्तानी सेना पर भीषण हमला किया गया था और उस हमले में टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तान के 22 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया था। यही नहीं, उन्होंने बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी फौज के हथियारों पर भी कब्जा जमा लिया था। इसी बात से भड़के पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर हवाई हमले किए थे, लेकिन उन हमलों में पाकिस्तान को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। इसी बीच टीटीपी के टॉप कमांडर काजिम ने न सिर्फ पाकिस्तान की सेना को धमकी दी, बल्कि उसके अधिकारियों को डरपोक तक कह दिया। आप बार बार जो है अपनी फौजियों को कुर्बानियों की बातें सुना रहे हो, लेकिन हमें पता है कि आप जर्नलों की बंदूकों से सालों में जो है सालों में गोलियां नहीं निकलते हैं बुज़दिली की वजह से। टीटीपी ने 8 अक्टूबर को कुर्रम में किए गए हमले का वीडियो भी जारी किया। उसमें मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों को घसीटते हुए दिखाया गया। इसी हमले के बाद पाकिस्तान ने टीटीपी कमांडर काजिम पर 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के इनाम की घोषणा कर दी। इस बीच आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना की चौकी पर हमला कर उसे अपने कब्जे में लेने का दावा कर पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। दावा किया गया कि टीटीपी के इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 25 जवान मारे गए।
क्योंकि टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिण वजीरिस्तान इलाके में मौजूद पाकिस्तानी सेना की चौकी को उड़ाने का दावा किया। टीटीपी ने एक वीडियो जारी कर पाकिस्तानी सेना को इसका सबूत भी दिया। टीटीपी के इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 25 जवानों के मारे जाने की खबर आई। उसके कई ड्रोन भी गिरा दिए गए। इसके बाद टीटीपी के लड़ाकों ने यह दावा भी किया कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना की उस चौकी को अपने कंट्रोल में ले लिया। और खबर है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने पाकिस्तान में महिलाओं की भर्ती का अभियान शुरू कर दिया। जैश ए मोहम्मद ने इसके लिए तुफत अल मोमिनात नाम से एक ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत कर दी। आतंकी संगठन ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टर भी जारी किए और उन पोस्टरों में तुफत अल मोमिनात कोर्स के बारे में हर तरह की जानकारी छाप दी गई। पोस्टर के मुताबिक कोर्स में हिस्सा लेने वाली महिलाओं को रोजाना 40 मिनट की ऑनलाइन क्लास लेनी होगी। बदले में उन्हें 500 पाकिस्तानी रुपए देने होंगे। क्लास में इस्लाम के नजरिए से महिलाओं को उनकी जिम्मेदारियां सिखाई जाएंगी ताकि बाद में उन्हें जैश ए मोहम्मद की नई महिला ब्रिगेड जमात उल मोमिनात में भर्ती किया जा सके। मतलब आतंकी संगठन ने अपनी महिला ब्रिगेड के लिए ऑनलाइन भर्ती अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान की जिम्मेदारी आतंकी मसूद अजहर की 2 बहनों सादिया अजहर और समायरा अजहर को सौंपी गई। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के एक ट्रक ड्राइवर ने कई गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। आरोप लगा कि 21 साल का वो ड्राइवर ड्रग्स के नशे में धुत होकर ट्रक चला रहा था। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने हाईवे पर खड़ी कई गाड़ियों को रौंद दिया। वो गाड़ियां एक लाइन में खड़ी हुई थीं, तभी पीछे से वो ट्रक आया और उन्हें भयंकर टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही उस ट्रक में आग लग गई और वो सड़क किनारे खड़ी 2 गाड़ियों से टकराकर रुक गया। इस भयंकर हादसे में उस गाड़ी के परखचे उड़ गए। तुरंत पुलिस की कई टीमें वहां पहुंच गईं और जशनप्रीत सिंह नाम के आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां इस बात की पुष्टि हो गई कि वो ड्रग्स के नशे में ट्रक चला रहा था। इस हादसे की वजह से उस हाईवे पर करीब 12 घंटे तक गाड़ियां फंसी रहीं। इधर मध्य प्रदेश के रतलाम में पटाखे फोड़ने को लेकर भारी बवाल हो गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में पटाखे जलाने को लेकर 2 समुदायों की महिलाओं के बीच मारपीट हो गई। पुलिस के मुताबिक गणेश नगर इलाके में पटाखे जलाने के दौरान दूसरे समुदाय की महिलाओं ने जब एक महिला को रोका तो बहस हो गई, लेकिन इसके बाद दूसरे समुदाय की 4 महिलाओं ने मिलकर पटाखे जला रही महिला को पीट दिया। मध्य प्रदेश के सागर में कलेक्टर की गाड़ी के आगे हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ लिया। बताया गया कि आरोपी शराब के नशे में थे। वो कलेक्टर की गाड़ी के आगे लेट गए और काफी देर तक हंगामा करते रहे। इसकी वजह से उस रास्ते पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अफसर अमनीत पी कुमार से मुलाकात की। उन्होंने वाई पूरन कुमार को श्रद्धांजलि दी। मनोहर लाल खट्टर ने पूरे परिवार को सांत्वना दी। केंद्रीय मंत्री ने इस मामले में परिवार को हर संभव मदद और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। असम के नलबाड़ी जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर असमिया गायक जुबीन गर्ग के लिए न्याय की मांग की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाकर नारेबाजी की। भारी मुनाफा वसूली के बाद भारतीय शेयर बाजार सपाट बंद हुआ। सेंसेक्स में 130 अंकों की तेजी रही तो निफ्टी मामूली बढ़त के साथ 25,888 पर पहुंच गया। हालांकि निवेशकों को करीब 61,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट फार्मा और ऑटो सेक्टर के शेयरों में रही, जबकि आईटी और एफएमसीजी इंडेक्स चढ़कर बंद हुए। उधर राजस्थान के भीलवाड़ा में गोवर्धन पूजा के दिन गधों की पूजा किए जाने की अनोखी परंपरा निभाई गई। सैकड़ों लोगों ने वहां गधों को सजा धजाकर उनकी पूजा की और दौड़ करवाई। बताया गया कि भीलवाड़ा के प्रतापनगर इलाके में सदियों से गधों की पूजा होती आई है और वहां मेला भी लगता है और इस मौके पर जश्न का माहौल रहता है। भीलवाड़ा के प्रतापनगर में गधों की पूजा के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। पूजा के बाद गधों की दौड़ भी कराई गई। प्रतापनगर इलाके के लोगों ने बताया कि वहां गोवर्धन पूजा के मौके पर सैकड़ों साल से गधों की पूजा की जाती है। इस इलाके में बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार समुदाय के लोग रहते हैं। बताया गया कि वो तालाब से मिट्टी लाने के लिए गधों का इस्तेमाल करते थे। मान्यता है कि गधों का आभार जताने के लिए ही वहां उनकी पूजा करने की परंपरा शुरू की गई थी। 100 बात की एक बात यह कि गधे देखे आपने? हिम्मत कहना अभी देख भी तो रहे, मजाक की बात नहीं है, सीरियस हो गया मसला। गधा शब्द सुनते ही लोग मजाक करने लगते हैं, लेकिन यह वाकई सीरियस खबर है। अभी दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा के दिन भीलवाड़ा में गधों की पूजा हुई। हर साल होती है वैशाख नंदन की पूजा। मेला भी लगता है गधों का, इस बार भी लगा।
तो उस मेले में तो गधे दिख गए, लेकिन उसके अलावा गधे देखे आपने? मतलब देखे तो होंगे, लेकिन हाल में देखे हैं? लास्ट कब देखे थे? याद कीजिए जरा, क्योंकि कह रहे हैं कि गधे विलुप्त होने लग जाएंगे अगर इस रफ्तार से घटते रहे तो। पता है आपको, जानवरों का भी सेंसस होता है, पता है आपको? जानवरों का मतलब पशुधन की भी जनगणना होती है। तो मध्य प्रदेश की पशुधन की जनगणना में पता चला कि गधे गायब हो गए जी, दिख ही नहीं रहे। खबर देखकर बाकी लोगों को भी ख्याल आया कि देखे तो उन्होंने भी काफी टाइम से नहीं है गधे। जो लोग पसंद नहीं आते उनको गधा गधा बोलने में इतने बिजी हो गए कि लोगों को पता ही नहीं चला और लगता है चोर गधे उड़ा ले गए। गो तस्करों पर ही सबका ध्यान लगा रहा, कहीं गधों की तस्करी तो नहीं हो गई? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी तो मध्य प्रदेश की खबर आई है, इससे पहले भी कई राज्यों से गधों की संख्या कम होने की खबरें आती रही हैं। मध्य प्रदेश में 30 साल पहले, और 30 साल भी नहीं, 1997 में यानी 28 साल पहले ही करीब 50,000 गधे थे, और आज कितने? सिर्फ 3,000 के आसपास रह गए, मात्र 3,000, यानी 94% गधे कम हो गए। ये कैसे हो गया? कहां चले गए सारे गधे? सबसे ज्यादा मिले नर्मदापुरम जिले में सिर्फ 332, छतरपुर में सिर्फ 232, रीवा में 226, मुरैना में 228, भोपाल में सिर्फ 56, और विदिशा में बता रहे हैं कि पहले 6,400 गधे थे, अब कितने हैं? सिर्फ 171, सिर्फ 171। बताइए। और ये तो वो जिले हैं जहां गधे मिल भी गए। बता रहे हैं कि राज्य के 55 जिलों में 9 में तो एक भी गधा नहीं बचा, एक भी नहीं मिला। डिंडौरी में एक भी गधा नहीं, निवाड़ी में एक भी गधा नहीं, सिवनी में एक भी गधा नहीं, हरदा में एक भी गधा नहीं, उमरिया में एक भी गधा नहीं, जिले में एक भी गधा नहीं। गधे कभी ग्रामीण भारत की जान होते थे, भारी बोझ ढोते थे, खेती में मदद करते थे, लेकिन अब गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चले कहां गए? और यह तो अभी मध्य प्रदेश की खबर है। ऐसी ही खबरें भारत के दूसरे हिस्सों से पहले से आ रही थी, लेकिन शायद उनको किसी ने सीरियसली लिया ही नहीं। कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी कि 2012 में देश में गधों की संख्या लगभग 3,20,000 थी, और 7 साल में यानी 2019 में यह गिरकर 1,20,000 हो गई। 2 लाख चले गए, 61% संख्या गिर गई। राजस्थान के भीलवाड़ा में तो गोवर्धन पूजा के दिन गधों की पूजा भी होती है, मेला भी लगता है, वैशाख नंदन कहते हैं गधों को पूजा में। लेकिन रिपोर्ट आई थी कि राजस्थान में भी गधे 70% कम हो गए। गुजरात और यूपी में भी 70% कम हो गए, आंध्र प्रदेश में 50% कम हो गए, महाराष्ट्र में 40% कम हो गए। और अब तो मध्य प्रदेश का लाइव स्टॉक सेंसेक्स, पशुधन की जो जनगणना है, वो कह रहा है कि 94% कम हो गए। तमिलनाडु से भी बता रहे हैं कि गधे गायब से ही हो गए हैं, यानी ये काफी साल से चल रहा है। तो ये गधे कहां जा रहे हैं? चाइना तो नहीं जा रहे, चीन के लिए तस्करी तो नहीं हो रही। खबरें पाकिस्तान को लेकर तो आपने सुनी होंगी, काफी मजाक भी बनता है उसका कि पाकिस्तान चीन को गधे एक्सपोर्ट करता है। इसने तो बाकायदा गधे पालने के फार्म खोल लिए हैं गधे चीन भेजने के लिए। और चीन क्या करता है गधों का? तो चीन में एक पारंपरिक दवा बनती है, उसको कहते हैं एजियाओ। गधे की खाल को बॉयल करके उससे जेल बनाया जाता है, उससे बनती है यह दवा एजियाओ। वो मानते हैं इससे बुढ़ापा नहीं आता, त्वचा जवान रहती है, खून साफ होता है, नींद बढ़िया आती है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा गधे के मांस से पीठ दर्द की एक दवा बनाते हैं चीन में, और गधे के मांस से सेक्स पावर बढ़ाने के भी कई पारंपरिक चीनी नुस्खे होने की खबरें हैं। तो इस सब की बहुत डिमांड रहती है चीन में। एक अनुमान यह है कि चीन में इसके लिए हर साल करीब 50 लाख गधों की खाल चाहिए होती है, इतनी डिमांड हो गई है वहां पर। और कहते हैं कि इसके लिए चीन ने तो पिछले सालों में अपने गधे ही मार मार कर खत्म कर दिए। कहते हैं 1.25 करोड़ गधे होते थे चीन में, अब सिर्फ कोई 15 लाख गधे बचे हैं वहां। और हाल के सालों में चीन होता गया पैसे वाला देश। तो पहले तो उसने अफ्रीका से गधे मंगाना शुरू किए, दक्षिण अमेरिका के देशों से मंगाना शुरू किए। इतने मंगाए कि अफ्रीका में गधे खत्म होना शुरू हो गए। अफ्रीकी देशों ने गधों के एक्सपोर्ट पर बैन लगाना शुरू कर दिया, तो वहां से गधों की स्मगलिंग शुरू हो गई। लेकिन चीन की भूख बढ़ती गई, उसने पकड़ा पाकिस्तान को कर्ज दे रखा है चीन ने, अफ्रीका के भी कई देशों को कर्ज दे रखा था, सब पर दबाव डालना शुरू किया कि गधे चाहिए। पाकिस्तान में एक गधा 25-30 हजार रुपए का मिलता था, उसकी कीमत हो गई 2 लाख रुपए।
गधों के फार्म खोल दिए पाकिस्तान ने। बाकी देशों के किसान मुर्गी पालन, मछली पालन में लगे हुए हैं, पाकिस्तान में गधों के फार्म बन गए, गधा पालन शुरू हो गया। लेकिन कई खबरें कहती हैं कि डिमांड फिर भी पूरी नहीं हो रही, तो क्या भारत से भी तस्करी तो नहीं हो रही? कहीं बूचड़ खानों में अवैध तरीके से गधे तो नहीं काटे जा रहे चीन भेजने के लिए? कुछ टाइम पहले आंध्र प्रदेश में 400 किलो मांस पकड़ा गया था, जो बाद में पता चला कि गधे का मांस था। तो कहीं चोरी छिपे ये सब चीन तो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा? 50 लाख गधे कहां से पहुंच रहे हैं चीन हर साल? खबरें तो ऐसी हैं कि गांव से गधे चोरी तक हो रहे हैं। तो क्या उनको काट कर उनका मांस दूसरे मांस के एक्सपोर्ट के नाम पर तो नहीं चल रहा? या खालों की किसी और तरीके से तस्करी तो नहीं की जा रही? मामला अब इतना गंभीर हो चुका है कि सरकार को बड़े स्तर पर इसकी निगरानी करने का कोई सिस्टम बनाना होगा। गधों के साथ पब्लिक का वैसे जुड़ाव तो नहीं रहता जैसा दूसरे पालतू जानवरों के साथ रहता है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि ऐसे गधे काट काट कर चीन भेज दिए जाएं। या तो कोई और ठोस वजह बताई जाए गधों की संख्या इतनी तेजी से इतनी कम क्यों हो रही है। गोरक्षक गायों की रक्षा करने में लगे हैं, कुत्तों के प्रेमी सुप्रीम कोर्ट को झुका देते हैं, गधों को कौन बचाएगा? इस जानवर ने सदियों से हमारा साथ दिया है। जब माल ढोने की जरूरत थी तो आपने इसका खूब शोषण किया, इसके नाम का तो मजाक बनाया ही। अपनी हालत को आज भी आप गधा मजदूरी करना कहते हो, लेकिन गधे गायब हो गए और आपने ध्यान तक नहीं दिया। गोवर्धन पूजा के दिन बस आ गए पूजा करने के लिए, वैशाख नंदन की पूजा। आंखें खोलिए, गधे गायब हो गए हैं, विलुप्त हो जाएंगे ऐसा हो रहा। तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि गधे भी विलुप्त तो हो सकते हैं। उनकी बस चुपचाप मजदूरी करते हुए देखने की आदत हो गई थी उनको। इतनी आदत हो गई थी लोगों को कि उनकी सुध ही नहीं ली किसी ने। पता है आपको वैज्ञानिक क्या बताते हैं? कि गधा गधा नहीं होता, उसको सब समझ में आता। गधा एक ऐसा पशु बताया जाता है जिसको अपने साथी गधों पर क्या बीत रही है वो सब समझ में आता है। जिन्होंने गधे पाले हैं ना, वो बताते हैं कि एक गधे को अगर डंडा भी मारो तो बाकी गधों में हलचल हो जाती है। ऐसा यारों का यार होता है गधा। तो जिसको अपने साथियों को डंडा मारने पर दर्द का एहसास होता है, उसको पता तो चलता होगा जब सबको ले जाया जाता होगा अवैध बूचड़ खानों में। अगर यह सच में हो रहा है तो बाकी गधे देखते तो होंगे लाइन में लगे हुए कि कैसे उनके साथियों को काटा जा रहा है, कैसे उनकी खाल उधेड़ी जा रही है, कैसे खाल को बॉयल करके उसकी जेल बनाई जा रही है। तो पता तो चलता होगा उनको, और हमको पता भी नहीं चला। अच्छा है ये पशुधन का सेंसस सामने आ गया, सरकार को एक्शन लेना होगा ना। अब जल्दी कीजिए। ये गधों के साथ बहुत गलत हुआ है, हमने बहुत गलत किया है। गधे हम हैं, 100 बात की एक बात। इधर मध्य प्रदेश में कटनी में एक थाने के अंदर पुलिस वालों के साथ मारपीट हो गई। मध्य प्रदेश के कटनी में एक थाने के अंदर पुलिस पर हमला कर दिया गया। 30 से 35 लोग वहां बाकल थाने में किसी मामले की FIR दर्ज कराने पहुंचे। उसी दौरान उनकी पुलिस वालों से बहस हो गई। आरोप लगा उन लोगों ने 2 पुलिस वालों से मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला पुलिस के द्वारा पंजीबद्ध किया गया है 4 से 5 लोगों के विरुद्ध में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में राज्य के विधायकों के लिए बने नए घरों का उद्घाटन किया। वहां करीब 220 करोड़ रुपए की लागत से 9 मंजिलों वाले 12 टावरों में 216 फ्लैट बनाए गए। दिल्ली में छठ पूजा के मौके पर विश्व हिंदू परिषद ने दुकानें लगवाने का फैसला लिया। VHP के मुताबिक इन दुकानों पर छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाला सामान बेचा जाएगा। इसके अलावा VHP ने पुराने दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए सनातन प्रतिष्ठा नाम से एक स्टिकर भी जारी किया, ताकि व्रत का सामान खरीदने वालों को यह असमंजस न हो कि दुकान किस समुदाय के लोगों की है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली मुलाकात के टलने के कुछ घंटों बाद ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने न्यूक्लियर ड्रिल करने के आदेश दे दिए। पुतिन के आदेश पर उनकी सेना ने जमीन और आसमान के साथ साथ समंदर से भी परमाणु मिसाइलें दागने का अभ्यास किया। और यह अभ्यास ऐसे समय पर किया गया जब हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में होने वाली ट्रंप और पुतिन की बैठक रद्द कर दी गई। रूस ने परमाणु मिसाइल दागकर अपने विरोधियों के खेमे में खलबली मचा दी। लॉन्च होते ही वो मिसाइल बिजली की तेजी से आसमान में उड़ी और फिर तय किए गए टारगेट पर जाकर फट गई। रूस के मीडिया के मुताबिक जिस मिसाइल को दागा गया वो परमाणु बम फोड़ने वाली ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी। मतलब उसकी मदद से हजारों किलोमीटर की दूरी तक वार किया जा सकता है। हालांकि ड्रिल के दौरान उस मिसाइल में परमाणु बम मौजूद नहीं था।
यानी मिसाइल तो न्यूक्लियर हमले करने वाली ही थी, लेकिन उसमें विनाशकारी बारूद नहीं डाला गया था। रूस ने इस ड्रिल के जरिए अपनी परमाणु तैयारियों को धार दी ताकि जरूरत पड़ने पर तबाही मचाने वाली न्यूक्लियर मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सके। रूस की फौज ने जमीन ही नहीं बल्कि आसमान और समंदर से भी परमाणु मिसाइलों को लॉन्च कर अपनी तैयारियों को परखने का काम किया। रूस के मीडिया के मुताबिक इस ड्रिल में Tu-95 और Tu-22 जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान भी शामिल हुए। और इस सबके बीच रूस ने यूक्रेन के खार्किव पर भीषण बमबारी कर वहां दहशत फैला दी। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना की ओर से दागा गया एक आत्मघाती ड्रोन खार्किव शहर में एक प्ले स्कूल के नजदीक फटा। दावा है कि हमला तब हुआ जब उस प्ले स्कूल में छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे और तभी आसमान से आया वो ड्रोन प्ले स्कूल के सामने वाली सड़क पर फट गया। बम की तरह फटने वाले ड्रोन के गिरते ही इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि खार्किव का वो इलाका बुरी तरह दहल उठा। विस्फोट होते ही आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी हुई। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां आसमान से बिजली गिर गई हो। ड्रोन हमले से पहले एक व्यक्ति सड़क पार करते दिखे, लेकिन इसी बीच अचानक आसमान से आफत बरस पड़ी। इसके बाद तो वहां हर तरफ धुआं फैल गया। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूस के इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए।